वेलकम टू माय ह्यूमैनिटी। और ये आज हमारी इंडियन हिस्ट्री सीरीज की 9th वीडियो है, जिसमें बात करने वाले हम शिशुनाग की, नंदास की और ढेर सारी फॉरेन पावर्स की जिन्होंने इंडिया को इन्वेट किया, जिन्होंने इंडिया पर अटैक किया, बाहर से आने वाले लोग, फॉरेन पावर्स। तो देखने वाले हैं। मेरा नाम है अमन जौहरी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन वेबसाइट्स पे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये एक मैप हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हरियंका डायनेस्टी ने खुद को एक्सपेंड किया। हरियंका डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी जिसमें किंग थे बिम्बिसार। बिम्बिसार। तो बिम्बिसार जब आए तो उनके पास था ये मगध का छोटा सा इलाका। उन्होंने एक्सपेंड किया और अंगा को कॉन्कर किया, कैप्चर किया। और बिम्बिसार ने आसपास ढेर सारी शादियां करी। उससे उनको एक स्ट्रांग होल्ड मिला। बाद में इनके बेटे आते हैं, अजात शत्रु। और अजात शत्रु आते ही सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आते ही काशी को कब्जा करेंगे और फिर उसके बाद वृज्जी और माला को कॉन्कर करेंगे। तो ऐसे अजातशत्रु एक काफी बड़ा और काफी मजबूत एक स्टेट बनाएंगे मगध को। मगध काफी बड़ा हो जाएगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफी पावरफुल हो जाएगा। और उसके बाद नंबर आएगा उदयन का। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको कि गौतम बुद्धा की डेथ होती है 483 बीसी में। और 483 बीसी में अजातशत्रु करवाते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। पहली काउंसिल ऐसी बुद्ध की जो कि उनके जस्ट मरने के बाद हुई है, जिसमें अजातशत्रु ढेर सारे बुद्धिस्ट मोंक्स को, ढेर सारे बुद्धिस्ट साधुओं को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं और बुद्ध के जीवन से जुड़ी, उनके शिक्षाओं से जुड़ी किताब लिखते हैं। जैसे मतलब लिखवाते हैं, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इस तरह की। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो 483 बीसी में जो मगध की राजधानी राजगीर है वहां पे करवाएंगे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। राइट। तो अजातशत्रु आए, उसके बाद आए उदयन। और उदयन जो है वो उतने केपेबल नहीं है, उतने स्ट्रॉन्ग सक्सेसर नहीं है किसके? अजातशत्रु के। और उस समय क्या हो रहा है? उस समय मगध पे खतरा है अवंती का। क्योंकि सिर्फ मगध ही आगे नहीं बढ़ा, मगध ही एक्सपैंड नहीं किया, साथ में एक्सपैंड क्या किया? अवंती, किंगडम ऑफ अवंती। और अवंती एक्सपैंड करते करते उसकी सीमाएं लग रही है मगध के पास। और इसी डर से मगध के जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स है वो, उनको समझ में आएगा कि भाई उदयन जो है इस खतरे से मगध को बचा नहीं पाएगा, इसलिए कोई दूसरा कैपेबल बंदा को लो। और उनको मिलता है उसी मंत्री परिषद में कोई एक मंत्री हो सकता है, रक्षा मंत्री हो, उसका नाम होता है शिशुनाग। तो मगध के जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं वो शिशुनाग को चुनते हैं अगला किंग। और फिर उदयन को करते हैं रिप्लेस। और उसकी जगह लेगा कौन? शिशुनाग, जो बनेगा अगला मगध का किंग। राइट। तो आगे देखने वाले हैं हम। उदयन को रिप्लेस करने के बाद शिशुनाग जैसे ही किंग बनते हैं, सबसे पहले वो क्या करेंगे? मगध को एक्सपेंड करेंगे, मगध को बढ़ाएंगे। और उस एक्सपेंशन में सबसे पहले किस पे हमला होगा? हमला होगा कौशल पे, किंगडम ऑफ कौशल, कोशला। इसकी राजधानी है श्रावस्ती। उसके बाद दूसरा हमला होगा किंगडम ऑफ वत्सास पे, वत्सास, जिसकी राजधानी है कौशाम्बी। ये कौन वत्सास है? वही कुरु वंश के लोग, महाभारत के बचे हुए पांडव जो हस्तिनापुर को छोड़ के कौशाम्बी शिफ्ट होंगे, वहां पे बनाएंगे किंगडम ऑफ वत्सास। और अब इस किंगडम ऑफ वत्सास को, ये कौशाम्बी शहर को मगध एनेक्स कर रहा है। मगध ने अपने में मिला लिया है, उनको हरा दिया है। और सबसे बड़ा हाथ किसका है? शिशुनाग का। उसके बाद शिशुनाग क्या करेंगे? अपने सबसे बड़े दुश्मन है वो है अवंती। तो अवंती पे कब्जा करेंगे। उस समय अवंती के दो बड़े शहर उज्जैन और विदिशा यहाँ शो हो रहे हैं। तो इस तरह से शिशुनाग एक बहुत ही बड़ा मगध बना लेते हैं। मगध जिसकी सीमाएं बहुत बड़ी फैल चुकी है और इंडिया का सबसे बड़ा प्रोमिनेंट किंगडम बन चुका है मगध। तो मगध को इतना एक्सपेंड किया, इस बीच शिशुनाग जो है राजधानी भी बदलेंगे। मगध की आप देख सकते हैं राजधानी राजगीर, पुरानी राजधानी। बाद में एक नई राजधानी बनेगी पाटलिपुत्र। तो हमने देखा था हर्यंक डायनेस्टी जिसमें किंग आए बिंबिसार, राजधानी यही राजगीर बिंबिसार के समय। फिर आए अजातशत्रु, उस समय भी राजधानी राजगीर। फिर अजातशत्रु ने क्या किया? उसने बनाया एक शहर, एक फॉर्वर्ड मिलिट्री बेस जिसका नाम था पटलीग्राम, बाद में बना पाटलिपुत्र। वो राजधानी नहीं थी, वो एक फॉर्वर्ड मिलिट्री बेस था। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि मान लो कि ये बह रही है गंगा नदी और गंगा नदी के ऊपर है किंगडम ऑफ वृज्जी।
वृज्जीस, जिसको एक लिच्छावी परिवार राज कर रहा है वृज्जियों को, और नीचे है, बहुत नीचे, राजगीर। ये है राजगीर। अब अजाशत्रु को जीतना है वृज्जियों को, और यहाँ बह रही है गंगा नदी। तो उसने बनाया एक फॉरवर्ड मिलिट्री बेस कि वो यहाँ से अपनी सेना को इकट्ठा करके इस पे हमला करेगा। तो इस फॉरवर्ड मिलिट्री बेस का नाम था पटाली ग्राम, बाद में पाटलिपुत्र कहलाएगा। तो अजाशत्रु ने बनाया पटाली ग्राम एज अ फॉरवर्ड मिलिट्री बेस। उसका बेटा आएगा उदयन, वो बना देगा इसको राजधानी। और फिर जब शिशुनाग आएगा तो शिशुनाग दोबारा राजधानी बदलेगा राजगीर में। क्यों? क्योंकि राजगीर साउथवर्ड है और अवंती भी साउथ में है, तो अवंती पे हमला करने के लिए, उस मोर्चे को अच्छे से लीड करने के लिए उसको साउथवर्ड शिफ्ट होना पड़ा। बाद में जब अवंती हार गया तो इस शिशुनाग का बेटा काल अशोक दोबारा पाटलिपुत्र शिफ्ट कर लेगा कैपिटल। करेक्ट? तो ऐसे चलता रहेगा स्विप स्वैप। जैसे मुगल समय में देखते हैं ना हम कि पहले दिल्ली आगरा, आगरा दिल्ली, ऐसा होता रहता था। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे पाटलिपुत्र राजगीर स्विप स्वैप होता रहा यहाँ पे। तो शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग बनते हैं किंग और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को करते हैं राजगीर, और अवंती को जीतते हैं। इनके बेटे हैं काल अशोक। काल अशोक सबसे इंपॉर्टेंट क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो कराएंगे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट 382 बीसी एट वैशाली वाजी। कहीं कहीं पे ये 383 बीसी भी लिखा हुआ है, वैशाली वाजी में करवाएंगे। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये? मैंने बताया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि 483 बीसी में होती है, जो करण रहता है अजाशत्रु, बिंबिसार का बेटा। और जस्ट उसके 100 साल बाद 383 बीसी में कराएंगे काल अशोक, काल अशोक करवाएंगे। तो 483 अजाशत्रु, 100 साल बाद 383 काल अशोक। और उसके बाद दो और होंगे, कुल मिला के 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होंगी। बड़े बड़े बुद्धिस्ट मोंक्स को बुलाया जाएगा, बिठाया जाएगा और उनसे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट किताबों को लिखवाया जाएगा। राइट? तो फर्स्ट होगी फर्स्ट होगी अजाशत्रु के समय, सेकंड होगी काल अशोक के समय, थर्ड होगी अशोक के समय, और चौथी होगी कनिष्क के समय। तो वो हम आगे देखने वाले हैं। काल अशोक के बाद क्या होगा? तो जैन और बुद्धिस्ट और पुराणिक सोर्स कहते हैं कि काल अशोक को मार दिया उसी के एक मंत्री महापद्मनंदा ने। तो क्या है आगे वो हम देखने वाले हैं। तो काल अशोक को रिप्लेस करता है महापद्मनंदा, और महापद्मनंदा से स्टार्ट होती है नंदा डायनेस्टी। तो ये है महापद्मनंदा, जिनसे स्टार्ट हुई नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी को पुराण में बोला गया है एक रथा या एक छत्र। एक छत्र का मतलब होता है सोल सोवरेन, जिसका एक छत्र राज हो पूरे देश भर में। तो वो है नंदा डायनेस्टी। क्यों? क्योंकि नंदाओं के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, और उस समय नंदा को कौन लीड कर रहा है? महापद्मनंदा। तो महापद्मनंदा को बोलते हैं उग्रसेन, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी आर्मी है, क्योंकि अब मगध काफी बड़ा स्टेट बन चुका है। और बनते ही वो पांचाल, सुरसेन, मत्स्य, कुरु, अश्माक और कलिंग पे कब्जा कर लेंगे। कलिंग वही कलिंग जिसको अशोक बाद में जीतेगा। फिर जीतने के बाद बहुत खून खराबा होगा, फिर अशोक सबको छोड़ छाड़ के बौद्ध धर्म को अपनाएगा। तो अशोक से पहले कलिंग कौन जीत रहा है? अशोक से पहले कलिंग जीत रहा है महापद्मनंदा। ये हमको कैसे पता चला? तो कलिंग के ही राजा खारवेल, कलिंग के जो राजा है खारवेल, वो एक लिखवाएंगे इंस्क्रिप्शन, इसको बोलेंगे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। उसमें लिखवाया उसने कि किस तरह से अशोक और महापद्मनंदा ने कलिंग को जीता था। तो हमको वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैसे कलिंग को महापद्मनंदा ने अशोक से पहले कॉन्कर किया। और जो ग्रीक के जो हिस्टोरियन है डियोडोरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है ना? ये डियोडोरस बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। इसको ग्रीक हिस्टोरियन बोलते हैं, जिसने कई सारी ऐतिहासिक किताबें लिखी है। तो ये बताते हैं कि जो नंदाज है ना, नंदा स्पेशली महापद्मनंदा, ये एक बार्बर के बेटे थे, सन ऑफ बार्बर। जो एक नाई होता है ना, बाल काटने वाला, तो वो था, उसका बेटा था ये। फिर ये धीरे धीरे पावर में आया और बन गया किंग महापद्मनंदा। ठीक है? इसी के बाद नंद वंश में और भी किंग होंगे, पर इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट नाम आता है वो आता है धनानंद का। अब धनानंद नाम बता रहा है, जिसके नाम में धन भी है और आनंद भी है, तो काफी इसकी लेविश लाइफस्टाइल है। राइट? और इसको मानते हैं लास्ट नंदा रूलर। अच्छा, जो कि लास्ट नंदा रूलर तो है, पर काफी
पावरफुल है, बहुत पावरफुल। क्यों? क्योंकि अब मगध साम्राज्य बहुत बड़ा हो चुका है। महापद्मनंदा ने मगध की सीमाएं इतनी बड़ी कर दी है कि मगध ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा नॉर्थ इंडिया पे रूल कर रहा है। तो मगध के पास एक काफी बड़ी आर्मी होगी। तो जब अलेक्जेंडर इंडिया में आएगा ग्रीस से, तो अलेक्जेंडर की सेना मना कर देगी कि हम लड़ेंगे नहीं नंदाओं से, क्योंकि नंदाओं के पास 20,000 हाथी है, 2 लाख के आसपास फुट सोल्जर्स है, इतनी बड़ी आर्मी है, तो क्यों लड़े उससे। अच्छा, अलेक्जेंडर की सेना ग्रीस से आई है। रास्ते में उसकी लड़ाई होती है गौगोमेला में, बैटल ऑफ गौगोमेला, जिसमें उसकी लड़ाई होगी पर्शियन से, बेबीलोनियन एम्पायर से। और वहां पे भी उसको कुछ हाथियों का मुकाबला करना पड़ेगा, पर वो हाथी जरा से है। फिर उसकी आगे लड़ाई होगी झेलम की लड़ाई, बैटल ऑफ झेलम, जहाँ जो कि इंडिया में होती है। तो वहां उसकी लड़ाई होगी पोरस से। और पोरस कई सारे हाथियों को इस्तेमाल करता है। तो अलेक्जेंडर की सेना को बहुत मुश्किल होता है, बहुत समय लगता है, पर लड़ाई जीत जाती है। पर जो कि हाथी इतने सारे हैं, उनको समझ में आया कि हाथियों से लड़ना कितना मुश्किल है। अब सोचो, नंदाओं के पास 20,000 हाथी है, तो कैसे लड़ेंगे उनसे? तो संभव ही नहीं जीतना। इसलिए लेजेंडर की आर्मी लड़ने से मना कर देती है। अब ये 20,000 का नंबर, 2 लाख की सेना, ये थोड़ा ज्यादा नंबर लग रहा है। पर ये नंबर जो दिया गया है, ये दिया गया है डियोडोरस ने, जो उस समय के ग्रीक हिस्टोरियन थे। हम इसको कितना माने वो हमारे ऊपर है। पर ये नंबर हमारे पास आया कि 20,000 जो हाथी थे नंदाओं के पास थे, और एक काफी बड़ी सेना थी। उस चक्कर में अलेक्जेंडर की आर्मी, जो कि ऑलरेडी बहुत आगे आ चुकी थी, अपने देश से बहुत बाहर आ चुकी थी, 10 साल से कंटिन्यूस लड़ रहे थे वो, तो उन्होंने बोला कि बस अब नहीं, अब और हम आगे नहीं जाएंगे। राइट। और बाद में इसी धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं चाणक्य की मदद से, है ना। तो ये हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं कि नंदाओं का साम्राज्य कितना बड़ा था। तो ये है नंदवंश का किंगडम, नंदाओं का किंगडम, जिसको बाद में महापद्मनंदा ने एक्सपैंड किया। और ये ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट पूरा ही नॉर्थ इंडिया कवर कर रहा है, जिसमें ये कलिंग भी है, कलिंग, ये हिस्सा। राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए भारूकच्छ, है ना। इसको लोग इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है, पर ये भारूकच्छ आज का भरूच है, गुजरात में भरूच, जो एक बंदरगाह है। और ये 2300 साल पहले भी बंदरगाह ही था। इवन उससे भी पहले, अराउंड बिम्बिसार के एज में, मान सकते हैं 2500 साल पहले भी ये बंदरगाह था। यहाँ पे नेवल ट्रेड होता था, समुद्री रास्ते से होता था व्यापार, तब भी होता था, आज भी होता है। तो कैन यू इमेजिन कितनी कमाल की जगह है ना भरूकच। तो ये इतना बड़ा जो किंगडम था, ये नंदाओं ने बनाया। और शिशुनाग का अगर मैं बताऊं, तो शिशुनाग जो थे ना, शिशुनाग किंगडम था इतना, ये ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये था किंगडम शिशुनाग का। और नंदाओं ने इसको इतना एक्सपेंड किया। राइट। तो किंगडम बहुत बड़ा हो चुका था। और इस इतने बड़े किंगडम से अलेक्जेंडर ने लड़ने से मना कर दिया। रीजन क्या था? क्योंकि काफी पावरफुल किंगडम है। राइट। शुरुआत कैसे हुई थी कि यहाँ पे है तक्षशिला, किंगडम ऑफ गांधार। ये गांधार है, राजधानी है तक्षशिला, यहीं पे। और जब अलेक्जेंडर की सेना आती है यहाँ से, तो गांधार का जो किंग है, अम्बी, वो काइंड ऑफ कमजोर है, मुकाबला कर नहीं पाता, तो बिना लड़े ही हथियार डाल देता है। और पूरा का पूरा जो ये गांधार है, ये अलेक्जेंडर के अंडर आ जाता है। उसी समय अ, जो चाणक्य है, वो यहाँ से भागते हैं और आते हैं राजधानी पाटलिपुत्र में, हेल्प मांगने के लिए। किससे? धनानंद से, कि आप हेल्प करो, अलेक्जेंडर की सेना आ रही है, गांधार गिर चुका है। अगला नंबर है किसका? मगध का। अब जो धनानंद है, उसको पता है कि उसकी आर्मी काफी बड़ी है, वो काफी पावरफुल है, उसको पता है कि अलेक्जेंडर में हिम्मत ही नहीं कि उस पर अटैक करे, जो कि सही है। अलेक्जेंडर उस पर हमला करेगा भी नहीं, क्योंकि मगध एम्पायर काफी पावरफुल है। पर आता है, वो समझाता है, और चाणक्य की बेइज्जती करके धनानंद निकाल देता है उसको अपने दरबार से। और फिर उसका बदला लेने के लिए चाणक्य फिर एक एक व्यक्ति को, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य, उसको रेडी करते हैं। और रेडी करने के बाद जो किंगडम है धनानंद का, उसको खत्म करते हैं। तो ये कहानी होगी आगे। तो अलेक्जेंडर ने यहाँ गांधार को जीता। बाद में झेलम की लड़ाई होगी, और झेलम की लड़ाई में जो पोरस है उससे फाइट होगी। वहां पे अलेक्जेंडर को पहली बार हाथियों का सामना करना पड़ेगा। वो जीत तो जाएगा, पर समझ में आया कि हाथियों की जो बैटल है, ये कितनी खतरनाक हो सकती है। क्योंकि हाथी सब कैसे लड़ोगे, राइट। इंसान हो एक तरफ इंसान, दूसरी तरफ हाथी। और अगर कुछ 15-20 हाथी तो बहुत ज्यादा होते हैं, 15-20 हाथी भी। अब सोचो, नंदाओं के पास, जिसका इतना बड़ा साम्राज्य है,
धनानंद का, उसमें कितने हाथी होंगे? तो डियोडोरस तो बोल रहा है कि 20,000 हाथी उनकी सेना में है, राइट? तो जो भी है, अलेक्जेंडर जो है इनसे लड़ नहीं पाएगा और यहीं तक सीमित हो जाएगा अलेक्जेंडर। और जो ये इलाका है नंदाओं का इलाका यहाँ पे रहेगा। बाद में जो चाणक्य है वो कई सारे छोटे छोटे जो यहाँ पे स्टेट्स है उनसे चंद्रगुप्त मौर्य को मिला के उनसे अलायंस लेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य या अलेक्जेंडर के जो कैंप में इन्वेट करेगा। थोड़ा बहुत छोटी मोटी टसल होगी। अलेक्जेंडर, अच्छा, हमको चंद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है आप मानोगे नहीं। हमारे पास पहले कोई इंफॉर्मेशन थी ही नहीं कि चंद्रगुप्त नाम कोई इंसान है। बाद में जब हमने ब्राह्मी लिपि को पढ़ना स्टार्ट किया, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिकोड किया, तो हमको एक नाम मिला, चंद्रगुप्ता। पर हमको नहीं पता था कि चंद्रगुप्ता है कौन, एग्जैक्टली कौन है, इसने क्या किया है। तो जब अलेक्जेंडर भारत में आया था तो उस समय जो ग्रीक के जो इतिहासकार थे, जैसे मैंने आपको नाम बताया था ना डियोडोरस का, डियोडोरस, तो इस तरह के जो इतिहासकार थे इन्होंने जो किताब लिखी उसमें एक इंसान का नाम था। उस इंसान का नाम था सैंड्रकोटस। सैंड्रकोटस। तो जो हमने पढ़ा ना कि सैंड्रकोटस अलेक्जेंडर के कैंप में आया था, उससे मिला, बाद में विवाद हुआ, तो अलेक्जेंडर ने उसको मारने की सजा दी, पर वो भाग गया और भाग के फिर अलेक्जेंडर के ही कैंप में थोड़ी बहुत गुरिल्ला वॉरफेयर करी। तो सैंड्रकोटस ही हम समझ गए कि सैंड्रकोटस कोई और नहीं, वो हमारा चंद्रगुप्त है, राइट? तो इस तरह की कहानियां हम लिंक करते हैं। तो सैंड्रकोटस हमको मिला ग्रीक कहानियों में, फिर हम समझ गए कि वो कोई और नहीं, हमारा चंद्रगुप्त है, राइट? तो फिर इस तरह से चंद्रगुप्त जो है ये ढेर सारे छोटे छोटे किंगडम्स के साथ मिलके अलेक्जेंडर पे छोटा मोटा हमला करते हैं। बाद में अलेक्जेंडर की जो डेथ है वो बीमारी की वजह से हो जाती है, और यहाँ पे अलेक्जेंडर का जो किंगडम है वो संभालते हैं सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर की ही जो डॉटर है उससे शादी कराते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। कौन? चाणक्य। और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उस सेल्यूसिड आर्मी को लेकर चंद्रगुप्त हमला करते हैं, किस पे? मगध पे। और फिर मगध पे हमला करेंगे सेल्यूसिड आर्मी को लेकर, और फिर धीरे धीरे करके पाटलिपुत्र आएगा और गिर जाएगा। फिर पूरे के पूरे पाटलिपुत्र पे फिर वहां से स्टार्ट होता है मौर्य वंश। तो इस तरह की कहानियां हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। बात करते हैं फॉरेन इन्वेजन की, मतलब वो हमले जो बाहर से हुए। तो फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हुए 6th सेंचुरी बीसी में, किए गए पर्शियन एम्पायर के द्वारा, अखामेनिड एम्पायर। अब ये अखामेनिड्स कौन है? आपने देखी होगी एक मूवी जिसका नाम है 300, जिसमें 300 सिपाही लड़ते हैं जर्क्सस से, जिसको लीड करते हैं किंग लियोनार्डस। और लियोनार्डस मूवी के लास्ट में आप देखा होगा एक भाला, एक स्पीयर फेंकते हैं जो जर्क्सस के एकदम कान के पास से निकलता है, उसमें लग जाती है। तो ये वही 300 जो मूवी है उसमें दिखा ना किंग जर्क्सस, ये वही जर्क्सस का परिवार है, अखामेनिड एम्पायर। कितना पुराना है ये? 6th सेंचुरी बीसी। कैन यू इमेजिन? ये बुद्ध से पहले की बात है। हमको 9 से लेके 10th सेंचुरी बीसीई में हमको मिलता है क्या? महाभारत के एविडेंस। और 6 से 5 सेंचुरी बीसी में हमको मिलते हैं बुद्धा। तो ये तो 6th सेंचुरी है, मतलब महाभारत और बुद्ध के जस्ट बीच में, राइट? तो कितने पुराना है आप कैन यू इमेजिन, है ना? तो साइरस जो है इसको फाउंड करेगा, जिसको खुरुश बोलते हैं, और वो इंडिया में इन्वेट करेगा। इसकी पहली मिलिट्री एक्सपेडिशन जब पहली बार इंडिया में अटैक करेगा तो काइंड ऑफ फेल हो जाएगी। उसका रीजन भी है, जो पर्शिया है, जो आज का ईरान है, वो पूरा पथरीला इलाका है, और जहाँ भी पथरीला इलाका हो, जहाँ जब पत्थर ज्यादा होते हैं, पहाड़ ज्यादा होते हैं, वहाँ की आबादी कम होती है। और इंडिया में जो कि गंगा के मैदान है, बड़े बड़े फर्टाइल प्लेन्स है, तो मैदानी इलाकों में आबादी ज्यादा होती है। तो भले ही छोटा सा राज्य हो भारत में कोई सा, उसकी आबादी ज्यादा होगी, उसकी सेना बड़ी होगी, राइट? तो पहला हमला जब करते हैं तो काइंड ऑफ फेल हो जाते हैं, पर दूसरा हमला सक्सेसफुल होता है। और काइंड ऑफ यहाँ तक, जो मैं मैप ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ तक जो साइरस है वो एक्सपेंड करता है। बाद में इसके बाद आएगा डेरियस, वो इस सीमा को आगे बढ़ाएगा। और ये जो इलाका दिख रहा है ना आपको, ये पूरा इलाका,
यहाँ तक डेरियस जो है वो कब्जा कर लेगा, जिसमें गांधार, सिंधु रीजन सब हो जाएगा। हीरोडोटस एक पर्शियन हिस्टोरियन है, वो मेंशन करता है, सॉरी ग्रीक हिस्टोरियन है, वो मेंशन करता है कि इंडिया जो है वो 20th प्रोविंस है किंग डेरियस की। इसको सत्रप बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ स्टेट को बोलते हैं राज्य। आपने देखा होगा मुगल काल में राज्य को बोलते थे सूबा, है ना, सूबा। आज भी कई जगह बोलते हैं सूबा। तो उसी प्रकार से पर्शियन एम्पायर में स्टेट का होता था मतलब सत्रप। और ये जो इलाका था, ये था एक पर्शियन सत्रप, एक स्टेट थी। तो इंडिया जो था वो 20वां स्टेट था पर्शियन का। पर था तो 20वां, पर सबसे अमीर स्टेट था, सबसे ज्यादा बड़ी आबादी वाला स्टेट था। और जो कि बड़ी आबादी होगी, तो पर्शियन एम्पायर के मिलिट्री में सबसे ज्यादा सोल्जर्स कहाँ से आएंगे? इंडिया से जाएंगे, राइट। और इसके बाद आया डेरियस के बाद आया जर्क्सस। तो पहले साइरस, फिर डेरियस, फिर जर्क्सस। और ये वही जर्क्सस है, वो 300 मूवी वाले, है ना, जिसने बाद में इंडियंस को भी एम्प्लॉय किया, ग्रीस को भी एम्प्लॉय किया, और फिर ग्रीस के खिलाफ, किंग लियोनार्डस के खिलाफ इन्होंने वॉर करी, जिसपे मूवी बनी थी, राइट। अच्छा, तो फॉरेन इन्वेजन में अखेमेनिड एम्पायर आए थे, और बाद में इस अखेमेनिड एम्पायर को खत्म किसने किया? अलेक्जेंडर ने, जो बहुत बाद में 330 बीसी, कितना लेट है देखो। मैं आपको ऐसे बताऊं, तो यहाँ पे डेरेस आ रहा है 516 में। इसी के बाद आएगा जर्क्सस। मान लो कि ये 480 के आसपास जर्क्सस आया हुआ है। और उसके भी लगभग लगभग 150 साल बाद अलेक्जेंडर आ रहा है, और इसी फैमिली के एक इंसान डेरियस 3 को ग्वागामेला में हरा रहा है। और उसके बाद ये बेबीलोनियन एम्पायर, ये अखामेनिड एम्पायर खत्म होता है। तो वेरी लॉन्ग एम्पायर, बहुत लंबी लेगेसी रही है इन लोगों की। तो ये है अखामेनिड एम्पायर। ये अखामेनिड एम्पायर का फ्लैग देख सकते हैं आप, ये फ्लैग है अखामेनिड एम्पायर का। और आप इसको देखिए एक्सटेंड कितना फैला हुआ है। बात करें तो देखो यहाँ पे है ग्रीस, ये ग्रीस है ना। तो इस ग्रीस में जो नीचे का हिस्सा है ना, ये एक ये एक ये 3 हिस्सों में है। तो एक होगा नॉर्थ मैसेडोनिया, एक होगा मैसेडोनिया, एक होगा स्पार्टा, कुछ इस तरह से होगा, है ना। मैं एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ, 3 टाइप के हैं, एक स्पार्टा है, एक मैसेडोनिया है, एक कोई सा और है, राइट। तो ये इतना बड़ा, इसका जो एक्सटेंड देखिए, ये आज का टर्की जिसको एनातोलिया पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है, ये पूरा एनातोलिया हो गया। फिर ये आज का अरब का इलाका, जहाँ पे हम देखते हैं सीरिया इराक है। फिर ये इजिप्ट का इलाका हो गया। फिर ये जो इलाका है, ये आज का इसराइल जॉर्डन, यहाँ पे स्टेट है, ठीक है। ये टिग्रस, ये यूफ्रेटिस नदी बह रही है यहाँ पे। और फिर ये इतना बड़ा ईरान, और आज का यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान आ गया, यहाँ उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान आ गया। तो इतना बड़ा एम्पायर, ये था अखमेनिद एम्पायर, जिसका ये फ्लैग था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर। और इसी एम्पायर से इंस्पायर होके अशोक बनाएगा पत्थरों के मूर्तियां, जैसे मैं दिखाऊं आपको। तो ये अखेमेनिड एम्पायर की स्टेच्यूज है, और ये किंग साइरस की ग्रेव है ना। तो इसी पत्थरों की स्टेच्यू से इंस्पायर होकर, क्योंकि वो लोग लिखवाते थे पत्थरों पे, इंडिया में कोई पत्थर पे लिखवाता नहीं था, पर अखेमेनिड एम्पायर में बड़े बड़े आपको ऐसे मिलेंगे पिलर्स, इस टाइप के पिलर्स मिलेंगे। तो उन पिलर्स को देखते हुए अशोक बनाएंगे अपने यहाँ बड़े बड़े स्तंभ, अशोक स्तंभ, राइट। और यहाँ पे अखेमेनिड एम्पायर में पत्थरों पे लिखवाते थे, तो अशोक भी फिर लिखाएगा पत्थरों पे। तो ये एक इंस्पिरेशन का रोल प्ले करेंगे आगे आने वाले इंडिया के एम्पायर्स के लिए। अखेमेनिड एम्पायर वेरी बिग, वेरी प्रोमिनेंट एम्पायर। बाद में आएगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, और अलेक्जेंडर जो कि इसी मैसेडोनिया से निकला है। मैं आपको बताऊं, तो यहाँ ये ग्रीस में मैसेडोनिया, येलो कलर नहीं, रेड कलर, यही ग्रीस में मैसेडोनिया से निकलता है अलेक्जेंडर। और फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे बैटल ऑफ गोगोमेला होती है, गोगोमेला के युद्ध में वो हराएगा अखेमेनिड एम्पायर को, अलेक्जेंडर। ये अलेक्जेंडर की एक इमेज है। और फिर एक इतना बड़ा एम्पायर अलेक्जेंडर बनाता है, वो अपने घर से निकलेगा, वापस लौटेगा ही नहीं, है ना। वो अपनी एक आर्मी को लेके घर से निकलेगा,
और 10 साल तक लड़ते रहेगा, लड़ते रहेगा, लड़ते रहेगा, और लड़ते हुए बीच रास्ते में रिक्रूट करते हुए वो आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और फिर एक इतना बड़ा जो एम्पायर है वो क्रिएट करेगा, जो कि काफी सही में बड़ा था। अच्छा, अलेक्जेंडर का एक चीज बता दूं कि जो आप ये देख रहे हो ना फोटो अलेक्जेंडर की, ये कहाँ पे मिलती है? यहाँ पे इटली, इटली। बाद में जब रोमन एम्पायर आएगा ना, तो इटली में पोम्पे शहर होगा। उस पोम्पे शहर में जहाँ पे एक वॉल्केनो का भी इरप्शन होता है बाद में, वहां पे हमको इस तरह के इमेजेस मिलती है। तो सच अ फाइन थिंग, राइट? तो इतना बड़ा था अलेक्जेंडर का एम्पायर। देखते हैं अलेक्जेंडर का। तो बात करते हैं अलेक्जेंडर के इन्वेजन की। अलेक्जेंडर जो कि जस्ट एट द एज ऑफ 20 पावर में आते हैं, और 33 की यंग एज में उनकी डेथ हो जाती है। तो 33 की एज में उनकी डेथ होना, जो काफी यंग थे, अगर वो और जीते तो अपना साम्राज्य को कितना बड़ा करते। उन्हें ऑलरेडी इतने कम एज में, सिर्फ 10 साल की वॉर में, उन्होंने कहाँ मैसेडोनिया से कहाँ पहुंच गए वो, इंडिया की बॉर्डर पे। उन्होंने ग्रीस जो काफी दूर है, उसको इंडिया के एकदम नजदीक ले आए। तो अलेक्जेंडर ने कल्चरल जो इन्फ्लुएंस आया इंडिया में ग्रीस का, उसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो अलेक्जेंडर का माना जाता है। तो अलेक्जेंडर ने एट 326 बीसी में पर्शिया को कॉन्कर कर लिया। पर्शिया वही अखामेनिड एम्पायर, उसको जीत लिया। और जब अलेक्जेंडर थे वही पर्शिया में, सोग्डियाना में, जो आज का ईरान है, तो वहां पे उनको इनविटेशन मिला अम्बी से। अम्बी जो कि इंडिया का राजा था, और वो राजा चाह रहा था कि अलेक्जेंडर जो है वो आए और आसपास के राज्यों को इन्वेट करे, ताकि अम्बी को मौका मिले अपने राज्य को एक्सपेंड करने का। तो अलेक्जेंडर जो है वो आगे आते हैं और टेरिटरी को एक्सपेंड करते हैं। अम्बी जो है उनकी सेना को देखते हुए अलेक्जेंडर के सामने अपने पूरे जो स्टेट है उसको झुक जाते हैं, और काइंड ऑफ अम्बी का जो स्टेट है वो भी अलेक्जेंडर के अंडर मिल जाता है। तो अलेक्जेंडर ऑल्सो वांट टू यूनाइट द मैसेडोनिया एंड पर्शियन बाय इन्वेडिंग इंडिया। अब क्या देखो, उसका एक रीजन है कि जब था अखामेनिड एम्पायर, राइट, तो अखामेनिड एम्पायर ने इंडिया पे हमला किया था, और इंडिया का बहुत सा रीजन जीता था। अब उसको हराते हुए अलेक्जेंडर आ चुका है। तो अलेक्जेंडर लोगों को वही अखामेनिड एम्पायर के लोगों का सेंटिमेंट्स को जीतना है, और सेंटिमेंट्स को जीतने के लिए वो भी हमला करेगा इंडिया पे, और इंडिया को कब्जा करेगा, जिसको अखामेनिड कब्जा नहीं कर पाया। तो उससे क्या होगा, उसको वहां के लोकल लोगों का मिलेगा सपोर्ट, कि हाँ देखो, हम जो चाहते थे वो कर दिया अलेक्जेंडर ने, राइट? तो उसी कारण से अलेक्जेंडर ने मैसेडोनियंस, मतलब जो अलेक्जेंडर के जो लोग हैं मैसेडोनिया, उनको और पर्शिया के लोगों को यूनाइट करने के लिए उसने इंडिया पे इन्वेजन भी प्लान किया। और जो वेस्टर्न सोर्सेस है, देखो हमको ना अम्बी और पोरस के बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हमारे किसी भी एक भी इंडियन सोर्स में, एक भी किताब में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि कौन अम्बी कौन पोरस, कुछ नहीं। जितने भी जो वेस्टर्न सोर्स थे, हेरोडोटस, डियोडोरस, वहां लिखा हुआ है मेंशन कि अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई अम्बी से, अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई पोरस से। हम बोलते हैं कि हो सकता है कि उसका पोरस का नाम पुरुषोत्तम हो, पर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि हमको सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, ग्रीक सोर्सेस से। तो ग्रीक सोर्सेस के अकॉर्डिंग कोई पोरस था, उससे लड़ाई हुई, और अम्बी ने सरेंडर किया। तो अम्बी जो तक्षशिला का राजा था, उसने सरेंडर किया अलेक्जेंडर के सामने बिना किसी लड़ाई के। और जो पोरस था, उसके साथ होती है बैटल ऑफ हडेप्सस, जिसको बैटल ऑफ झेलम बोलते हैं, जिसमें अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई करी। पोरस ने बहुत बहादुरी से लड़ा, पर वो हार गया, और अलेक्जेंडर ने उसकी बहादुरी देखते हुए उसको उसका जो राज्य है वो लौटा दिया, पर वो उसके अंडर रूल किया, राइट? तो अलेक्जेंडर was generous to Porus and gave him some territory as a governor। तो वो पोरस जो है अब इंडिपेंडेंट किंग ना होते हुए बन चुका है गवर्नर अलेक्जेंडर का। अच्छा, अब बन चुका है गवर्नर, तो पोरस ने हेल्प किया अलेक्जेंडर को कि वो एक संगला, संगला का जो इलाका है वो जीते, बाय प्रोवाइडिंग एलिफेंट्स एंड इन्फेंट्री। ये संगला याद रखना, ये संगला याद रखना। हम आगे आने वाले लेक्चर में संगला के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है? देन पोरस इन्फॉर्म्ड अबाउट द किंगडम्स बियॉन्ड बियास रिवर, द गंगाडराइड। अब जो वेस्टर्न सोर्सेस है, जैसे बताया हेरोडोटस या डियोडोरस, वहां पे एक नाम मेंशन है जिसका नाम है गंगाडराइड।
क्या स्पेलिंग है? गंगा गंगा राइडे, हाँ, गंगा राइड। गंगा राइड मतलब जो गंगा नदी है, गंगा नदी जो गंगा नदी के आसपास रहते हैं, उसको गंगा राइड्स बोला गया है। तो गंगा नदी के आसपास कौन? नंदास। तो ये नंदास को मैं बोल रहे हैं कौन? वो। तो पोरस इन्फॉर्म करता है अलेक्जेंडर को कि गंगा नदी के पास एक गंगा राइट्स का किंगडम है जो काफी पावरफुल है, काफी इंपॉर्टेंट है। और अलेक्जेंडर की आर्मी मना कर देती है लड़ने से नंदाओं से, कि ये जो लड़ाई है वो खतरनाक हो सकती है, इसमें बहुत दिक्कत आएगी। और ऑलरेडी वो ग्रीस से बहुत आगे निकल चुके हैं 10 साल की लड़ाई लड़ते हुए। तो वो मना कर देते हैं अलेक्जेंडर को कि हम आगे नहीं जाएंगे। और अलेक्जेंडर फिर आगे नहीं बढ़ता, और फिर बाद में उनकी डेथ वहीं पे हो जाती है, किसी बीमारी के चलते, या मे बी किसी ने पॉइजन दिया हो। राइट। तो ये इमेज है बैटल ऑफ हडिप्सस की, जो कि हमको वेस्टर्न सोर्सेस से मिलती है। राइट। ये उस समय के कॉइन्स, जिसमें हम देख सकते हैं एक हाथी है, और ये घोड़े पे अलेक्जेंडर आ रहा है जो उससे फाइट कर रहा है। राइट। और ये एक चित्रण। तो अलेक्जेंडर की इन्वेजन का इफेक्ट क्या हुआ? सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये हुआ कि एंशियंट यूरोप आ गए एंशियंट इंडिया के बहुत पास। अब यूरोप इतना दूर, ग्रीस इतना दूर, पर अलेक्जेंडर उसको बगल में लेके आ गया। अलेक्जेंडर की डेथ के बाद उसके ढेर सारे जनरल्स है, वो उस एरिया को डिवाइड करेंगे और आपस में बांट लेंगे। अच्छा, ये बहुत सारे जनरल्स जो है, वो जो कि अब इंडिया के पास रह रहे हैं, तो इंडिया के कल्चर से इन्फ्लुएंस होके अब वो कहलाएंगे इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स। और क्या होगा? इस इन्वेजन के बाद ढेर सारी छोटी छोटी जो इंडिया में थी ना स्टेट्स, वो सब खत्म हो जाएंगी और चालू होगा बड़ा स्टेट बनना, जैसे मौर्य एम्पायर या सेल्यूसिड एम्पायर। राइट। तो बाय डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ ब्रिटिश स्टेट्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, एलेक्जेंडर इन्वेजन पेव्ड द वे फॉर एक्सपेंशन ऑफ मौर्य एम्पायर। और साथ में खरोष्ठी स्क्रिप्ट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ पर्शियंस, है ना। अभी इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं कि पर्शियन जो थे, उनकी एक अलग स्क्रिप्ट थी, मे बी अरेमिक, है ना। और बाद में वो लिखते थे खरोष्ठी, और हमारे लिखते थे ब्राह्मी। तो हम नॉर्थ इंडिया में लिखते थे ब्राह्मी, नॉर्थ इंडिया में, और वहां लिखते थे वो खरोष्ठी। और जो गंधार का जो प्रोविंस था, जो कि पर्शिया से लगा हुआ था, तो वहां पे भी खरोष्ठी स्क्रिप्ट लिखते थे। खरोष्ठी काइंड ऑफ कर्सिव टाइप की लैंग्वेज थी। वो हम आगे देखने वाले हैं क्या था डिटेल में। तो ये था एक मैप, एक और मैप है जिसमें शो किया हुआ है कि किस तरह से अलेक्जेंडर का जो एम्पायर है, ये अलेक्जेंडर का एम्पायर, किस कलर से दिखाऊं, ब्लू। इतना बड़ा जो एम्पायर अलेक्जेंडर का है, ये हो चुका है। और अलेक्जेंडर जिसकी जस्ट 33 की एज में डेथ होगी। तो 33 की एज में डेथ होने के बाद इस इतना बड़ा एम्पायर को अलग अलग हिस्सों में बांट लिया जाएगा, जिसमें से जो इंडिया के पास का हिस्सा है, उसे काफी बड़ा बंच ऑफ एरिया, ये उसका एक गवर्नर सेल्यूकस निकेटर लेके रूल करेगा, जो कि बाद में कहलाएगा सेल्यूसिड एम्पायर। तो इसे हम आगे देखेंगे बाद में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरह की और हिस्टोरिकल नॉलेज के लिए देखते रहिए माइनिंग ह्यूमैनिटी।